क्यों? किससे पूछ के? पैदल गई थी? तो पैसा के लिए आजकल घर जाने की क्या जरूरत है? क्या मोबाइल नहीं चलाते हैं पापा? कोई नहीं चलाता गांव में? अरे पापा क्या जरूरत है, गांव में कोई तो होगा पढ़ा लिखा मोबाइल चलाने वाला। अरे हमारे पास भेज देती, बट्टा काट के हम तुमको दे देते। हाँ, बट्टा तो काटेंगे ना भाई, इनकम टैक्स लगेगा तो उसका तो काटेंगे ही उतना। क्या? ना ना उतना नहीं। अच्छा, सेट थ्योरी। समुच्चय का सिद्धांत। चल देख इधर, समुच्चय का सिद्धांत क्या होता है? ऑनलाइन वाले भाई लोग से भी मिल लेना। दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गायब हो गए हैं? अपने मोबाइल में मैं ही खो गया हूँ। जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद भाई, ऑनलाइन वाले को भी जय हिंद। समुच्चय 11th का फर्स्ट चैप्टर है। नहीं, नया नया किताब 10वीं के बाद खरीदे हो गए है ना? तो आदमी नया किताब खरीदता, आगे का देखे ना देखे, पहला चैप्टर जरूर देखता है, उसका तो फिर धूल खाती रहती है किताबें, है ना? तो ये तो उम्मीद करते हैं वो तो जरूर पढ़ता है आदमी, वो भी ना पढ़े थे। वो क्रेज होता है नई किताब का, उसमें 10वीं के बाद तो नया नया जवान हो रहे होते हो, और ज्यादा के और भी चीजों का क्रेज होता है, कभी 11th-12th में पहुंच गए हैं, है ना? एक बैरियर हमने पार कर लिया। अबे सर क्या करते हैं, स्टार्ट जाने देना। किताब खरीदता होगा, किताब जा करके पहले दिन तो आदमी जरूर पढ़ता है सर, कि देखे का दिया है। जब सेट थ्योरी ना समझ में आया तो पढ़ने की जरूरत क्या, तुमसे संन्यास ले लेना चाहिए था। जब पहले पेज में ही नहीं समझ में आया, उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए, बल्ला अपना खूंटी पे टांग देना चाहिए तुमको। उसके बाद क्या समझ में आया बता दे, वही पूछ ले। बोल जल्दी बोल, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। समुच्चय बड़ा बेसिक सा चीज है, और इसलिए पहला चैप्टर में दिया है, वो फर्स्ट में यही दिया रहता है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसकी जरूरत हर चैप्टर्स में आपको होती है। उसके बाद आप चाहे जितने चैप्टर्स पढ़ोगे, बिना ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं जिसमें सेट थ्योरी की जरूरत है। मोटे क्या कर रहा है, इधर उधर क्या कर रहा है आगे पीछे? 4 पेन तो खुदे रखा है, चल बस कर, समझा रहा तब तू भी बोलेगा, बीच में तुमको आना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, हर चैप्टर जैसे डोमेन निकालते और रेंज निकालते, यही प्रोबेबिलिटी में ही देख रहे थे। इंटरवल लिखना तो सब में जरूरी होता है। तो सेट्स की जरूरत हमें सबसे पहले क्यों, सेट्स की जरूरत हमें होती क्यों है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इतना ही बता दे कम से कम। समुच्चय हम लोग पढ़ते ही क्यों है? उन्होंने कहा जितनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो फालतू कुछ नहीं होता है, सबकी डेली लाइफ में हमें जरूरत होती है, तभी हम उसको पढ़ रहे होते हैं। वो अलग बात है, बार बार बोलते हैं आपके पढ़ने का उद्देश्य कुछ दूसरा है, आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि एग्जाम में आना है, ठीक, लेकिन वो पढ़ाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसका रीजन होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इसलिए वो दिया गया है। क्या एक यूज बता दो, कोई भी एक यूज बताओ। हाँ, इतनी अंग्रेजी हमें अभी नहीं आ रही है। अच्छा, ग्रुप क्या होता है? चीजों को बांटने के लिए। अच्छा, और अरे डिफिनेशन में इस्तेमाल में पूछ रहा हूँ, क्यों पढ़ते क्यों हैं इसको, पढ़ते क्यों हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं।
तो देखो सीधी सी बात है, जैसे इस क्लास में मान लो 20, 25, 40 जो भी बच्चे हो, अगर इस क्लास को हमें कुछ संबोधित करना है, कुछ बताना है, कुछ ब्रीफ करना है, तो एक एक करके हम नाम भी ले सकते हैं। भाई कम लोग हो तो एक एक करके नाम लिया जा सकता है। सही बोला, कैटेगराइज करने के लिए भी करते हैं। लेकिन अगर यही कहता कि 2021 में जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम पास किए तो सबका हम नाम तो जानते नहीं, लेकिन अगर किसी उसके बारे में कुछ कहना हो, हमें मोदी साहब को ही कहना हो, तो क्या एक एक करके नाम लेके बताए सुनो सुनो भैया सुनो सुनो तुम लोग को लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं होगा ना। कैटेगराइज किए ना, कहां पे इस साल जिन्होंने बोर्ड, जो ये रूल हम बना रहे हैं, इस साल जितने बोर्ड एग्जाम बच्चे दिए हैं सबके लिए वो फॉलो होगा। उसी में होता है कि नहीं भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए नहीं, खाली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, खाली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, या खाली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, है कि नहीं? तो हम जो रूल बनाना होता है कह देते, तो वहीं से काम चल जाता है कि ये बातें किसके किसके लिए कही जा रही है, किसके किसके लिए कही जा रही है। या हाइट वाइज ही कह रहा है, जैसे आर्मी में बहाली के लिए गए या एयरफोर्स में गए, भाई ठीक है 155 सेंटीमीटर से जिसका जिसका ज्यादा हो वो एक तरफ जाओ, कम हो वो दूसरी तरफ जाओ। अब ऐसे कह देता कि लंबे बच्चे एक तरफ जाओ, नाटे बच्चे एक तरफ जाओ, तो कौन पता कौन लंबा है कौन नाटा है? साहब आप किसको लंबा मान रहे हो, किसको आप नाटा मान रहे हो? सब अगर 4 फीट का है तो 4 फीट 1 इंच वाला बहुत लंबा है उसके सामने, लेकिन सब अगर 6.5 फीट का है तो 6 फीट वाला भी नाटा है उसके सामने। तो ऐसा कभी बाइफरकेट कर सकते थे कि लंबे वाले एक तरफ जाओ और नाटे वाले एक तरफ जाओ? असरानी एक शोले वाला डायलॉग है, आधा इधर जाओ आधा इधर आओ, अब बाकी मेरे साथ आओ। तो ये चीज ये क्लियर नहीं कर पाया जब तक एक पैरामीटर नहीं बता देते कि हाँ इतने लंबाई से जिसकी ऊंचाई इससे ज्यादा है वो इस साइड जाओ और जिसका इससे कम है वो एक साइड जाओ। एक पैरामीटर देना पड़ेगा ना, 5 फीट वाला चाहिए कि 6 फीट वाला चाहिए, 6.5 फीट वाला चाहिए, कितना लंबा आपको चाहिए? समझ में आई बात? तो सेट्स क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं ऐसे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, ठीक है, कलेक्शंस को क्या कहेंगे हम? समुच्चय कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, वस्तुएं क्या होगी? तो मैथ्स में लिविंग नॉन लिविंग थिंग जितना सब ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। आदमी, जानवर, बेंच, कुर्सी, टेबल, पंखा, एसी, जितना है मैथ्स में सबके सब क्या ऑब्जेक्ट्स ही माने जाते हैं, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो। मैथ्स में तुम भी निर्जीव ही हो, नहीं तो बेंच डेस्क भी सजीव ही है, ठीक? सबको एक समान, ये क्या इंसान टाइम के जाति धर्म भेदभाव में सब कुछ नहीं करता, जिंदा मुर्दा कुछ नहीं, सब क्या है, सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं ये, ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कहने का मतलब वही समझाने का हम प्रयास कर रहे थे कि सुपरिभाषित हो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ कि जो चीज कहा जा रहा सबके लिए सेम हो, अलग अलग मतलब अलग अलग आदमी के लिए नहीं हो। जैसे बताया ना कि भाई कहता ऑफिसर कि लंबे आदमी इधर जाओ नाटे इधर जाओ, तो लंबाई और नाटे का कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, हम वो तो कंपैरिजन कर सकता है ना हमारा, किसकी तुलना में ये लंबा है या इसकी तुलना में ये नाटा है, ऐसे तो समझ सकता है। अब तुम ही लोग कहे चल बेवकूफ बच्चा सब इधर आ, क्या तो बुद्धिमान हो नहीं, बेवकूफ मानने को तैयार हो नहीं, कहोगे हम बुद्धिमान है तो हम चारों सवाल पूछ लेंगे तो बेवकूफ घोषित हो जाओगे, है ना? तब पहले दिन आए क्लास बैठा है, मैंने कहा चलो बेवकूफ सब इधर आओ, तो हो सकता है 2-4 गाली मने मन तो दो। अब पहले दिन मेरे नेचर को नहीं जानोगे बुरूज क्या है ना है, तो मन मन गरियाओगे जरूर। 10-20 लोग तो सामने भी कि डर भी नहीं रहेगा, पहले दिन हो तो 10-20 दिन पढ़ लेते हो तब ना डर पैदा होता है। डर उसको नहीं कहते, उसको क्या सम्मान कहते हैं, ठीक? डर अलग चीज होता है, सम्मान अलग चीज होता है। मोटे को हम काम करेंगे, वो हमसे जवान है, साइज में भी ज्यादा है, तो डर तो इससे हमको लगना चाहिए, लेकिन डरता ये हमसे, ये डर नहीं है, क्या है? सम्मान है ये। क्यों मोटा, है ना? दूसरा कोई मोटा कह के दिखाए पटक के मारेगा भी, लेकिन हम कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहा है। तो ये कोई क्या हुआ, परिभाषा नहीं हुई कि एक सवाल आज तुमने लगा लिया तो हम बहुत तारीफ किए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम अच्छे बच्चे हो तुम। दूसरे दिन नहीं लगा है तो गधा मूर्ख बैल परम गधा हो तुम,
तो एक के दिन तुम होशियार हो गए, अगले दिन तुम गधा हो गए, अब फिर तीसरे दिन होशियार हो गए। इसका कोई पैमाना तो है ही नहीं ना हमारा। तो हम अच्छे बच्चों खराब बच्चों में कोई पैमाना नहीं है। हाँ, ये कहते कि भाई जिसका बोर्ड एग्जाम में 80% से ज्यादा आया हो वो इधर आ जाओ, जिसका कम आया हो वो उधर ही बैठे रहो, और जो फेल हो बाहर चले जाओ, तो फॉर्म में न भर सकता है। तो ये है। अब इसमें नहीं कह सकते हो कि नहीं सर मेरा भी 80% से ज्यादा आया, मैं भी इधर रहूंगा। बोले भाई लाओ, मार्कशीट मिली होगी ना, बोर्ड एग्जाम दिए होगे तो मार्कशीट तो मिली होगी। अगर इस ग्रुप में आना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो अपना रिजल्ट दिखा दो, मार्कशीट दिखा दो। अगर है तो बिल्कुल उसी को तो हम बुला ही रहे हैं, और नहीं है तो फिर दोबारा मत पूछना। क्यों? तो ये क्या हुआ, सुपरिभाषित हुआ हमारा, वेल डिफाइंड हुआ। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट हमारा। समझ में आई बात कि नहीं? तो 2-4 एग्जाम्पल पूछें क्या? पक्का? चल बता, 5 तो दुनिया के खतरनाक जानवर का नाम बताओ। दुनिया के 5 खतरनाक जानवरों का नाम बताओ। हाँ, हम समूचे की बातें नहीं कर रहे हैं, हम 5 खतरनाक जानवरों का नाम बता रहे हैं। तुम्हारे तुलना में ही बता दे, तू भी जानवर ही है ना, आदमी है। हाँ ठीक, वेरी गुड रिंकू भैया, सही बोल दिए भाई, समझ गए हम कहाँ से चल रहे हैं। ठीक बेटा, तो खतरनाक का कोई परिभाषा है नहीं। अब एक तो छिपकली इधर गिरा दें तो सकता आवाज कम आए, इधर गिरा दें ज्यादा हो जाएगी, 2-4 का नाक मुंह टूट जाएगा। ठीक, तो खतरनाक का कोई परिभाषा है ही नहीं। जो गाय पालता है उसके लिए भाई खतरनाक नहीं है। ऐसे अगर गाय चले जाए तो पता चला कि 4 फीट दूर भागा, ऐसे ऐसे एक बार कर दी तब तो फिर गाय मारे चाहे ना मारे खुद बेचारा गिर जाएगा, है ना। तो खतरनाक की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा, सबसे कठिन सवाल तुमको क्या पढ़ाए थे इसके पहले? प्रोबेबिलिटी ना। सबसे कठिन कौन सा सवाल था? हाँ, प्रायिकता का सबसे कठिन सवाल कौन सा था? क्या? समझ रहे को भैया, फंस नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कठिन सवालों का हम कलेक्शन कह दें, समूच कह दें, तो कठिन सवालों का फिर कोई समूह नहीं हो सकता हमारा। एक सवाल हो सकता है इसके लिए इसको कठिन लगे, इसको आसान लगे, फिर हो सकता है इसको कठिन लगे, और सबको कठिन लगे तो हो सकता है हमको आसान लगे, है कि नहीं। तो कठिन का कोई परिभाषा है ही नहीं, एक ही चीज किसी को कठिन लग सकता है, दूसरे को आसान लग सकता है हमारा। जैसे अक्सर क्या कह दो, बाहर निकलो और कहो इलाहाबाद के सुंदर लड़कियों का समूह, तो किसी को सुंदर कह दो तब वो लात खाओगे, अब बदसूरत कह दो तो ज्यादा लात खाओगे। लात दोनों केस में खाना है। तो सुंदरता की कोई परिभाषा है ही नहीं हमारा। क्या परिभाषा? एक ही, किसी को सुंदर लग सकता है, किसी को खराब भी लग सकता है ना। हर जगह सुंदरता का पैमाना अलग अलग है। अफ्रीका में जाओ तो यहाँ जिसको खराब मानते हैं, मतलब आम जनता समाज, खराब तो कोई होता नहीं है, ठीक है। तो रंग रूप का कोई विशेष मतलब होता ही नहीं है। अब अफ्रीका में उसी को सुंदर माना जाता है। अब ब्रिटेन में जैसे कि जो जितना ज्यादा गोरा उतना अच्छा माना जाता है, और उसी का फायदा उठा करके इंडिया वाले, कंपनी वाले अपना अरबों का बिजनेस कर लेते हैं। ये क्रीम लगाइए गोरा बन जाइएगा, फेयर एंड हैंडसम लगाइए, फेयर एंड लवली लगाइए, होता कुछ ना है, होता कुछ नहीं है उससे। होता है? कौन कौन लगाता है इसमें, ईमानदारी से बताना। फेयर एंड हैंडसम कौन कौन लगाता है? क्या जो लगा तो सबे रहा है, बोल कोई नहीं रहा है। लगाती कि नहीं? कुछ नहीं, सच्ची? अरे वाह, वेरी गुड। ठीक, क्या कौन? नहीं तो पुराने जमाने में सरसों का तेल ही लगता था बाल में से, और वही सबसे सही होता भी है। लेकिन ये मार्केट वाला नहीं, मार्केट वाला ये जो है तो फिर वो दिक्कत होता है, उसमें मिलावट होती है, केमिकल बहुत सारा मिला होता है। चलो, तो समझ में आया दोनों को। सेट थ्योरी क्या है पहचान लोगे ना। अब सेट थ्योरी को डिनोट कैसे करते हैं? ऑनलाइन वाले से मिलने भैया, ऑनलाइन वाले भाई बंधु ही बता दो, भाई समझ ही गए होंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो ये भी बता दो। आज सही आ नहीं रहा है जी। ओए
हाँ सही आ कह रहा है, हमरे में सही नहीं चल रहा था, हम कह रहे हैं। चलिए, तो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। सेट्स को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट से, मतलब कैपिटल ए बी सी डी, इसी तरह से हमारा। और रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? करली ब्रैकेट से। किससे डिनोट करते हैं? करली ब्रैकेट से। हमारा दो तरीके से रिप्रेजेंट, करली ब्रैकेट दोनों में इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। पहला जो होता है वो क्या? रोस्टर फॉर्म होता है। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है हमारा। ठीक। तो रोस्टर फॉर्म या इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है हमारा कि उस कलेक्शन में जो जो भी ऑब्जेक्ट्स है सबको एक एक करके लिख देते हैं, बीच में कॉमा से अलग अलग कर लेते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं हम। ठीक। जैसे अगर हम कहें क्या, ये है सेट ऑफ वॉवेल्स ही कहा जाए। क्या कहा जाए? सेट ऑफ वॉवेल्स कहा जाए। तो मान लो उस कलेक्शन को हमने ए माना, इसमें क्या ए ई आई ओ और यू हो जाए, है ना। अब इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, सवाल है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों हुई? सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों हुई? तो अगर मान लो थोड़ा बहुत हो तब तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लिख भी सकते हैं। बहुत जगह, बहुत कलेक्शंस ऐसा होता है जिसमें एक एक करके सबको लिख पाना संभव नहीं होता। एक एक करके सारा, जैसे सबसे आसान एग्जांपल हमारा कि जैसे हम कह दें क्या, सेट बी कह दें हम क्या, इंटीजर्स बिटवीन 1 to 4। तो 1 से 3 के बीच के पूर्णांक की बात करें तो 1 से 3 के बीच में पूर्णांक कौन होगा? केवल 2 3 होगा, है ना। तो ये तो इस फॉर्म में चलो लिख दिए। लेकिन इसी को अगर हमें ये कहना होता है 1 से 4 बोले थे ना, 1 से 4 के बीच में नंबर कितने हैं, संख्याएं कितनी है, तो किसी भी दो संख्या के बीच में कुल कितनी संख्या है वो हम बता ही नहीं सकते। कि बता सकते हैं? हाँ, इंटीजर तो 1 से 4 के बीच में दो ही दो है या 3 है, 2 3 के अलावा और कोई पूर्णांक नहीं है और कोई इंटीजर नहीं है। लेकिन 1 से 4 के बीच में संख्या की बात करें तो 1.1 भी होगा, 1.01 भी होगा, 1.02 भी होगा, 1.00001 लिख दें, 1.000000001 लिख दें। जिंदगी भर तुम 0 0 लिख तो अंतिम में 1 लगा दो तो भी 1 से 4 के बीच का ही नंबर होगा। और कई बार बता चुके हैं कि किसी भी नंबर के ठीक बाद वाला नंबर कौन सा है ये बता पाना संभव नहीं होता। किसी भी नंबर के ठीक पहले वाला कौन सा नंबर है ये भी बता पाना संभव नहीं होता। इंटीजर बता सकते हैं, एक के बाद अगला पूर्णांक कौन सा है तो हम 2 बता सकते हैं, लेकिन संख्या कौन सा है ये नहीं बता पाते हैं। लिमिट में ये बात चर्चा की, और भी बहुत जगह चर्चा होती रहती है इसकी। तो इस तरह से इस फॉर्म में अगर हम नंबर की बात करें तो उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। उसको हम तब हमें क्या हुई, एक नया तरीका निकाला गया जिसको क्या, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, उसके कैरेक्टर से दिखते हैं। मतलब लिख दिया हमने क्या, बी सच दैट एक्स। मान लो बी में कोई भी एक एलिमेंट एक्स है। अब हमने कह तो दिया एक्स है, ठीक, लेकिन एक्स क्या है हमें बताना पड़ेगा ना भाई। एक्स है तो हमें एक्स क्या है, तो क्या कहते हैं, सच दैट एक्स इज नंबर या रियल नंबर्स बिटवीन क्या, बिटवीन 1 and 4। क्या है मतलब, क्या भैया, बी का कोई सदस्य एक्स है तो सवाल उठता है कि क्या है एक्स हमारा, तो एक्स क्या है, 1 से 4 के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है हमारा। तो हमें एक एक करके लिखना भी नहीं पड़ा और साथ ही साथ जो चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ भी गए, है ना। ऐसे करके लिख पाना पॉसिबल नहीं था ना। उसी तरह से यहां लिखे थे, क्या लिख सकते थे, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल। वॉवेल से एक्स क्या है हमारा, वॉवेल से हमारा। तो वॉवेल्स मतलब तो जाने रहे ना कि यही 5 ठो होगा, 5 के अलावा और कुछ होगा, इसका मतलब इसका पार्ट वो नहीं होगा हमारा। तो यहाँ ये चीज क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसी को यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। यहाँ पे इस, सॉरी ये सी को सेट,
इसको हम क्या, सी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बी को अगर रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिख सकते थे, x such that x is integer, x is integer between 1 and 4, between 1 and 4। तो भी हम समझ गए कि 1 से 4 के बीच के पूर्णांक की बात कर रहा, यानी 2 और 3 होगा, 2 और 3 के अलावा और कोई इंटीजर 1 से 4 के बीच में है ही नहीं हमारा, तो इसको हम यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखे, यहाँ इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। यहाँ ये सी सेट बिल्डर फॉर्म में तो है, लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाना फिर हमारे लिए संभव नहीं है। अगर सबको रोस्टर फॉर्म में लिख ही सकते थे, हर सेट को अगर सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकते थे, तो सेट बिल्डर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। आदमी क्या कहते हैं, बड़ा आलसी टाइप का आदमी होता है, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक क्या, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना बैर, ऐसा कुछ सुने हो कि नहीं, जाने दो ना सुनाएंगे, बात निकलेगी फिर दूर तक लग जाती है। ठीक, तो कैसे रिप्रेजेंट करता समझ गए, दो तरीका है, क्या रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या सेट बिल्डर फॉर्म हमारा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का पार्ट है तो हम उसको बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं, ऐसे जैसे हमने सेट ही लिखा ना कि AEIOU, यही था हमारा। ठीक, तो ए यहाँ क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए, आई भी क्या है, बिलोंग्स, इसको क्या कहेंगे, क्या मतलब पूरा वर्ड में पढ़ेंगे तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू का साइन, मतलब आई इस कलेक्शन का पार्ट है, आई जो है इस कलेक्शन का पार्ट है हमारा। लेकिन अगर हम कह दें एफ, तो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब वो उसका सदस्य है, और ऐसे लिखा है इसका मतलब वो उसका सदस्य नहीं है, मतलब एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आई बात, अगर ऐसे है मतलब वो उसका सदस्य है, ऐसे अगर नहीं लिखा है इसका मतलब जो एलिमेंट लिखा गया है वो उस समुच्चय का, उस कलेक्शन का क्या एलिमेंट नहीं है, सदस्य नहीं है हमारा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ सेट्स की बात है, सबसे पहले क्या टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, समझ गए ना सब लोग, टाइप्स ऑफ समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। तो उसके पहले थोड़ा सा एक चीज और देखना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गए उसका क्या वर्ड यूज होता है, ऐसे समझ लो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द कलेक्शन ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर फॉर दैट सेट। ठीक, मतलब किसी भी समूह या समुच्चय में जो हमारा विभिन्न सदस्यों की संख्या, किसी भी समुच्चय में विभिन्न सदस्यों की जो संख्या होगी उससे हम उसका क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे वॉवेल्स वाला लिए कि क्या था, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स में कितने हैं, 5 है हमारे, तो कार्डिनल नंबर, इसको लिखना भी होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, लिख लो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट in the set is called cardinal number of the set, cardinal number of the set। ठीक, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल number of set A is denoted by ऐसे, ये ठीक है। n मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट
ए। तो जितना भी उसमें होगा वही उसका क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर कहलाएगा हमारा। जैसे हमने वॉवेल में लिखा क्या, ए हमारा 1 2 सॉरी क्या था, ए ई आई ओ यू है हमारा। तो यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 5 है। ध्यान रखना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जैसे अगर हम सेट बी कह दें कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 ये कह दें, तीन है कि 4 3 7 दोनों कार्डिनल नंबर ऑफ बी हमारा क्या 10 हो गया। ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना होगा, 4 ही होगा। डिस्टिंक्ट जो भिन्न भिन्न रहे केवल उसको काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को चाहे जितनी बार लिखें, लिखने में कोई मनाही नहीं हमारा, लिखो आप खलियार हो तो लिखते रहो उसी को, ठीक, लेकिन गिनो को उतनी ही बार। काउंट तुम्हें एक ही बार करना, लिखा चाहे जितनी बार हो, उसमें जब काउंटिंग होगी तो वो एक ही बार माना जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए क्या लिखे थे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द कलेक्शन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर फॉर दैट सेट। तो समझे, कोई दिक्कत? ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कार्डिनल नंबर फाइनाइट ही हो हमारा, वो अनंत भी हो सकता है। जैसे 1 से 4 के बीच संख्या वाला समुच्चय है, तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितनी कुल संख्या होगी कोई बता ही नहीं सकता, ये बता पाना ही संभव नहीं है। अनंत संख्याएं, चाहे दो कितनी भी छोटी संख्या हो उसके बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी, इसको निकाल लेना बेटा। काहे डाकू फूलन देवी बना हुआ है, तुम ही को कह रहे हैं। कितनी ठंडी लग रही है बेटा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आता है नल सेट। क्या आता है, नल सेट। नल सेट क्या कहेंगे हिंदी में, इसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। इंग्लिश में इसको इम्पटी सेट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इम्पटी सेट लिखा रहे चाहे नल सेट लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होता हमारा। तो नल सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर के बेस पे डिसाइड कर देते हैं। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इज 0, अगर किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर 0 है तो वो क्या कहलाएगा, आपका नल सेट कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा हमारा। सेट इफ नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 0 देन सेट ए इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट, ठीक, it is denoted by ऐसे या फिर ऐसे, ठीक। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, ना चाहते हो सेट थ्योरी से कह के देगा नहीं, बस बाकी चैप्टर्स में नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले में अक्सर आंसर ऐसा दे देता है, ठीक। तो नल सेट में पता चला क्या, इसका वाला एक आंसर ऐसे दिया रहेगा, एक में ऐसे दिया रहता है। तो पता चला कोई समुच्चय सॉल्यूशन नहीं आया, कोई हल नहीं आया, तो अक्सर हम इसको लगा के चले आते हैं, लेकिन ये गलत होगा। अगर नल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या, या तो आप फाई से डिनोट करोगे या तो आप करली ब्रैकेट से डिनोट करोगे। ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनना है कि हमें दोनों आता है, ठीक, हम दोनों चीज जान रहे हैं भाई, क्लियर है। ऐसे लिख दिए फाई में, अगर आपने करली ब्रैकेट भी लगा दिया तो फिर वो सिंगलटन सेट अगला हो जाएगा, एकल समुच्चय मान लिया जाएगा, एक सदस्य सिंगलटन सेट माना जाता है हमारा। ऐसे करली ब्रैकेट में अगर करली ब्रैकेट लिख रहे हो तो अंदर फाई नहीं लिखा होना चाहिए, और अगर फाई से नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर करली ब्रैकेट उसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये गलती ना करोगे ना, देखो ये बात है, गलती करते नहीं, गलती हो जाती है, ठीक। यस सर, एग्जाम में जहां ये सब कहा तो यही पटक के मारेंगे क्या, रिजल्ट तो बता ही देगा ना। दूसरा एक सदस्य या एकल सदस्य समुच्चय, ये क्या होता है,
इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज 1, ठीक, इज कॉल्ड then set A is called singleton set, ठीक। जैसे नल सेट का एग्जांपल हम कहें, नल सेट का अगर एग्जांपल कहा जाए, अब हम कहें कि 1 से 2 के बीच का पूर्णांक B हमारा क्या है, ऐसा समुच्चय है जिसके सदस्य 1 से 2 के बीच के पूर्णांक हो, क्या होगा, नल सेट होगा। 1 से 2 के बीच में कोई पूर्णांक हो ही नहीं सकता है, हो सकता है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर -1, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 हो, सॉल्यूशन तो होगा इसका, लेकिन रियल ना होकर के क्या, इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस क्लास के ऐसे बच्चों का कलेक्शन जिन्होंने 12th बोर्ड में 110% नंबर पाया, क्या असंभव है क्या, तो चाहे जितना पाओ भाई, पूर्णांक से ज्यादा थोड़ी आ जाओगे, मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा थोड़ी पा पाओगे, तो क्या होगा, नल सेट होगा, है ना, पक्का ना, क्लियर है। सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल बताओ। हाँ, 1 से 3 के बीच पूर्णांक अगर कहें तो 1 के 2 खाली है, ठीक। ये कहें इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, एक ही नंबर है खाली 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर वो सब के सब ऑड है, सब के सब क्या है, ऑड है। 2 ही एक इकलौता प्राइम नंबर ऐसा है, अभाज्य संख्या है, जो क्या है, सम संख्या है, इवन है हमारा, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत। एग्जांपल मतलब क्या लिख सकते हैं, सेट बी लिख दिया, x एक्सिस इवन प्राइम नंबर, ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट। मतलब 0 सदस्य हो तो नल सेट, 1 सदस्य हो तो सिंगलटन सेट। फिर फाइनाइट सेट, फिर क्या बात करें, फाइनाइट सेट, निश्चित समुच्चय क्या हो जाएगा, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट इज फाइनाइट, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट इज फाइनाइट, इफ मतलब ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट से डिसाइड होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज फाइनाइट, then set is called finite set, ठीक। जैसे दुनिया के सभी आदमियों का समुच्चय फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत आदमी है का, दुनिया की आबादी है ना कितना, 8 बिलियन मिलियन का है ना, 7 पॉइंट समथिंग है ना, क्या तू कह रहा अनंत है, तब तुमको हम 100 बच्चों को पप्पा बनवाए थे, तब उससे बाहर निकलो, हम 100 के तो फिर सबे 100 के अनंत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही फिर कहते क्या, 1 से 3 के बीच संख्याओं का तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 से 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो नहीं बता सकता है आदमी, समझ में आई बात। फिर नाम से ही पता है उसका चौथा इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है। अगर 0 हो तो नल सेट, 1 हो तो सिंगलटन सेट, संख्या निश्चित हो तो फाइनाइट, सिंगल सेट भी फाइनाइट सेट है, नल सेट भी फाइनाइट सेट ही है हमारा, ठीक। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं, क्या, तो
if number of set A is equal to number of set B, ठीक, then A and B are equivalent set, ठीक। ध्यान रखना, बराबर नहीं, समुच्चय दोनों से अलग होता है, बराबर होना अलग चीज होता है। यहां हम क्या इक्विवेलेंट कह रहे हैं। इक्विवेलेंट मतलब क्या, उसके कार्डिनल नंबर इक्वल, उसके कार्डिनल नंबर क्या हो, इक्वल हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। आपको कौन सी क्लास करना बेटा? हाँ, तभी 9 नहीं बजा है, थोड़ा वेट कर लो, ठीक, ठीक है। तो जैसे हमने क्या कहा कि सेट ए हमने लिया क्या, ए बी सी लिया, ठीक, और सेट बी हमने लिया 3 5 7 लिया। ये दोनों इक्वल सेट्स तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है हमारा, क्योंकि इसमें भी सदस्यों की संख्या 3 ही है, इसमें भी सदस्यों की संख्या कितनी है, 3 ही है हमारा। ये कहते हैं सेट ए इज इक्वल टू कहते हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कहते हैं, और सेट बी कहते हैं हम क्या, एक्स सच दैट x is natural number between 1 0 and 3। ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है? इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 और 2 ही तो आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का सॉल्यूशन 1 और 2 ही ना। और दूसरे वाले में क्या कह दिया है, 0 से 3 के बीच का नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कह दिया। तो 0 से 3 के बीच का प्राकृत संख्या भी तो 1 और 2 ही होगा, और तो कोई ना होगा हमारा। क्लियर है, समझे सब लोग? बिटवीन 0 एंड 3 बोला है, 0 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या। पंडित जी बताइए, बोके होगा। हमारे और तुम्हारे बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, हमारे तुम्हारे बीच में कह रहे हैं, मतलब हम उसमें शामिल ना है, तुम भी ना हो शामिल, बीच में बात कर रहे हैं। बीच में क्या है, 1 2 3 5 ही लोग हैं ना, कि 7 लोग कहोगे? ये कहते हैं मुझसे लेकर के तुम तक कितने हैं, तब 7 हो जाता है, उसमें मैं भी इंक्लूड हो जाता और तुम भी इंक्लूड हो जाते। क्लियर हुआ? पक्का? हाँ, ये मत गाना गाने लगा तेरे मेरे बीच में कौन आएगा। हाँ, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर दोनों का इक्वल होना चाहिए, अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कार्डिनल नंबर हमने सेम रहने बोला है, ठीक। ये क्या, सारे एलिमेंट्स इक्वल होने हमने नहीं बोला है, बस खाली कार्डिनल नंबर सेम हो। जैसे हम सेट यही कह दें, सी कह दिया जाए हमारा, ए बी कह दें, और डी कह दें हम क्या, 1 1 1 2 2 2 2 2। ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट है। ये तो भले लिख दिया है कितनी बार, लेकिन है दो अलग अलग, तो दुइयों है हमारा। तो ये सी डी है और ये 1 2 है, ये दोनों इक्वल बेचारा कहाँ से हो जाएगा कभी, ये हो सकता है कभी? ये नंबर है, ये अल्फाबेट है हमारा, लेकिन हाँ क्या वो ये भी पढ़ा रहा है, सोचो एक मक्खी तुम्हें भी पढ़ा रही है, वो भी लाइन एक तो ग्राफ कुछ खींच रहा था, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था ना, ऐसे हम लोग काटते थे ना, याद है? फ्रीक्वेंसी को 10वीं में तो ऐसे ही सिखाया, 4 बार है तो ऐसे ऐसे खींचो फिर काट दो। क्लियर है ये सबका? अब इक्वल सेट्स क्या होता है, क्या कार्डिनल नंबर तो इक्वल हो ही, साथ ही साथ एलिमेंट भी सेम हो, साथ ही साथ जैसे अभी एक एग्जांपल दिए थे, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाला बराबर 0, और साथ ही साथ बी क्या बोले थे, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बिटवीन 0 and 3।
तो ये हमारा क्या है, इसमें भी 1 2 ही आएगा और इसमें भी 1 2 ही आएगा, तो यहाँ A बराबर B हो जाएगा। ठीक, तो मतलब जितने भी इक्विवेलेंट सेट हैं वो सभी इक्वल सेट्स होते हैं, सॉरी सभी इक्वल सेट्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन सभी इक्विवेलेंट जो हो वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ A और B इक्विवेलेंट कहें तो भी ठीक है, A और B इक्वल कहें तो भी ठीक है, लेकिन दूसरा वाला लिए थे क्या कि C हमने A भी लिया था और D क्या ले लिया था, 1 1 2 2 2 ये ले लिया था। ठीक, तो यहाँ C और D इक्विवेलेंट तो है लेकिन C D के बराबर नहीं है हमारा। इक्विवेलेंट A और B भी है और इक्विवेलेंट C और D भी है। A और B इक्विवेलेंट होने के साथ साथ इक्वल भी है, लेकिन C और D केवल इक्विवेलेंट ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता है कभी। दोनों में क्या अंतर आया, समझ में आया? ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक, इक्विवेलेंट इक्वल है तब तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक, ऑनलाइन वाले बताते जाओ भाई, हम तो पूछने भूल गए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मोटे तू भी ऑनलाइन कर रहा था ना, है? कहाँ थे गायब से, सो रहे थे? ऑनलाइन के नाम पे सो रहे थे? अरे अभी जय हिंद ही हो रहा, जल्दी जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, तब आगे बढ़ा जाए। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया। तब कुछ सिंबल्स होते हैं जिसकी जरूरत आगो, मतलब लिखा भी चुके हैं, बेसिक पढ़ाते समय भी आपको लिखा चुके थे, लेकिन उसको याद रखना होगा। कैलकुलस में, अलजेब्रा में, वेक्टर में, हर जगह उन सिंबल का यूज हम अक्सर करते थे। तो सबसे पहले इसमें आता है क्या, सी। सी हमारा क्या कहलाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत जगह तो बकायदा लिख देता है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कई बार लिखा हुआ नहीं भी रहता है, तो आपको सिंबल से ही समझ जाना किसकी बात कर रहा है। ठीक, फिर आता है आर। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप आर से डिनोट करेंगे। आर प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा। आर माइनस है तो ये सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स होगा। रियल नंबर्स, इसमें अक्सर आप लोग गलती करते हो आर नॉट वाले में। ठीक, तो आर नॉट वाला क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो मतलब जीरो से अधिक वाला भी सभी वास्तविक संख्या, जीरो से कम वाला भी सभी वास्तविक संख्या, बस खाली जीरो नहीं हो। इसमें खाली जीरो से ज्यादा वाला हो गया, इसमें जीरो से खाली कम वाला वास्तविक संख्या हो गया, इसमें जीरो से कम वाला भी शामिल है, जीरो से ज्यादा वाला भी, मतलब सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। फिर आता है क्यू। क्यू होता है फिर सब में उसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू प्लस कह देगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यू माइनस है, क्यू माइनस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। क्यू नॉट है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट क्या, जीरो। जीरो भी तो रेशनल नंबर होता है। ठीक, तो जीरो के अलावा जितने हैं सब रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का कोई सिंबल नहीं होता, मतलब जैसे ये कह दिया कि x बिलोंग्स टू ऐसे लिखा है, इसका मतलब x का खाली परिमेय वाला मान लेना है, और x ऐसे लिख दिया हमने, इसका मतलब क्या, वही लेना है जो परिमेय ना हो हमारा। तो परिमेय संख्या का कोई अलग से सिंबल
नहीं होता, परिमेय संख्या दिखाना होगा तो ये लिखेगा, परिमेय ना लेने की बात कहेगा तो ऐसे लिख देगा सवाल में आपको। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बच गया, आई या जेड भी लिखते हैं कभी कभी, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों की संख्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर आई प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आई माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। आई नॉट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या, एक्सेप्ट जीरो। मतलब एक चीज पता है तो बाकी जहां भी नोट लिखा है इसका मतलब जीरो उसमें शामिल नहीं किया, उससे ज्यादा वाला भी और उससे कम वाला भी सब हमारा। कोई डाउट नहीं किसी को ना। W सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आता है, ये 0 1 2 3 ये सब, ठीक, सारे पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। पॉजिटिव इंटीजर में धनात्मक पूर्णांक में जीरो भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। n क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसमें, 1 2 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो ज्यादातर तो याद ही होगा, कई बार बता भी चुके हैं पहले भी आपको। अच्छा, ये तो हो गया इसका बेसिक्स आपका। कल हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, मतलब ढेर सारे थ्योरम्स वगैरह उसके बारे में, डिफरेंस क्या होता है। चलो 1 2 3, बड़ा थियोरेटिकल है, बड़ा आसान सा है। एनडीए में 6 7 7 सवाल पूछता भी है, ठीक है, हाँ एनडीए में 6 7 मतलब सब में पूछता है। एयरफोर्स में 1 या 2, 25 है तो 1 या 2 पूछेगा, ज्यादातर केस में 1 ही, कभी कभार 2 तो पूछ देता है, लेकिन एनडीए में 6 7 पूछता है। और 6 7 में एक आध, जैसे इस बार वाला थोड़ा सा कठिन पूछ लिया था, 7 में से 1 तो पैसेज वाला थोड़ा कठिन था, ज्यादा कठिन नहीं था, बाकी 3 4 तो बहुत आसान था। ठीक, प्रॉपर्टीज नहीं, वो वर्ड वाला प्रॉब्लम वाला था, फुटबॉल वाला तो कुछ था ना, एक तो पैसेज जो था पूरा वो थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेवल का क्वेश्चन था। चलिए 1 2 3।